जिनको और लोग हीरो मानते हैं, हम भी उनको हीरो मानकर चल रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि दुनिया जिनको हीरो मानती है उनसे भी बड़े कारनामे किए हुए बुजुर्ग हमारे में भी हो चुके हैं, और वो हमारी उस तहजीब की पहचान है, हमारे उस इतिहास की पहचान है, जिसकी बदौलत आज इस मुल्क को सजा और संवारा हम पाते हैं। और उस तारीख को जानने के लिए ये जुस्तजू इस कमेटी की तरफ से की गई है, और उसमें एक ऐसी शख्सियत को दावत दी गई है जिस शख्सियत ने टीपू सुल्तान की तारीख को मराठी भाषा में लिखकर हमारे जो अक्सरी भाई हैं, जो अपने मुल्क के हमवतन भाई हैं, जिनको टीपू सुल्तान के बारे में वही पढ़ाया गया है जो गलत सनत लिखा गया था, वही लिखा गया है जो नफरत पैदा करने के लिए ज़रूरी था। इसलिए हकीकी तारीख सामने लाने का काम, और उन्हीं की ज़ुबान में जो हमारे हमवतन भाई समझ सकते हैं, ऐसी भाषा में, ऐसी आसान भाषा में और कम से कम अल्फाज में और तफसील, ऐसे दोनों भी वर्जन में टीपू सुल्तान की तारीख को जिंदा करने का काम जिस शख्सियत ने किया है, सरफराज अहमद साहब, उन्हीं को आज इस प्रोग्राम में बुलाया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनल का मैच अब होगा तब होगा, इसलिए डिले करते 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 हम आखिरी लम्हे में अब प्रोग्राम की इब्तिदा तो कर ली, और मुझे पता है कि मेरे बाद सरफराज साहब को तफसील में आपके सामने
टीपू सुल्तान की तारीख रखनी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं टीपू सुल्तान की ज़िंदगी के भी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनको मेरे बाद में तकरीर करना है। तो उनके किसी मुद्दे को मैंने बेढंगे तरीके से रखने की बजाय उन मुद्दों को वो बहुत अच्छे अंदाज में रख सकते हैं, क्योंकि उसमें माहिर है और उन्होंने वो तारीख को ज़िंदा किया है। टीपू सुल्तान की तारीख की 2 किताबें तो उन्होंने लिखी है, लेकिन अभी हाल ही में उनकी एक किताब और आई है जिसमें टीपू सुल्तान के ख़तों खिताबात का तर्जुमा बनाकर उन्होंने लिखा है कि जो लेटर सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है, जो इस हुकूमत के सरकार के रिकॉर्ड में मौजूद है, उन ख़तों खिताब का ट्रांसलेशन करके मराठी में एक बेहतरीन किताब लाने का काम उन्होंने किया है। आज महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर से जो अपना मराठी प्रदेश है महाराष्ट्र के अंदर, टीपू सुल्तान को जिंदा करने का काम और उनकी तारीख को मराठी में लाने का काम बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मुसलमानों में कमोपेश कुछ ना कुछ तो जानकारी हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो थी, हमको कुछ थोड़ी बहुत तो जानकारी थी, लेकिन इतनी तफसील से हमको भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो मुखालिफत या साजिशें करके टीपू सुल्तान के नाम से नफरत फैला रहे हैं, उनके मुंह बंद करने का काम इस किताबों के ज़रिए सरफराज अहमद साहब की खिदमतों से हुआ है। इसलिए मैं उनको आप तमाम के जानिब से अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है वो अपने अतीत को, अपने जो अपना माजी है, अपना जो इतिहास है, अपनी जो तारीख़ है, उसको ज़िंदा करके हमारे मुस्तक़बिल को संवारने की उन्होंने कोशिश की है। अब मैं सिर्फ समाजी और सियासी एतबार से एक दो बातें आपको बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये सुना है कि हमारे महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में ऐसे वाक़े हमारे कान पे आए हैं कि बच्चों ने मोबाइल के ऊपर फला फला स्टेटस रख दिया और उस स्टेटस की वजह से दंगा हो गया, फिसाद हो गया या पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो गया। और जब ये मामले चल रहे थे पिछले 8 महीनों में, हम देख रहे हैं कि 8-10 महीनों से ये मामले हमारे कानों पे आ रहे हैं कि भाई वो गांव में फिसाद हो गया, टेंशन हो गया, दंगल हो गई या पुलिस केस हो गया, बच्चों को उठा के लेकर गए, जेल में डाल दिए। तो भाई क्या हुआ था? बोले उन्होंने फला फला स्टेटस को रख दिया। अब ये जो स्टेटस रखे गए थे उसमें किन के स्टेटस थे वो? तो उसमें औरंगजेब आलमगीर के स्टेटस को लेकर भी मामले हुए, टीपू सुल्तान के स्टेटस को लेकर भी मामले हुए। और जब ये स्टेटस को लेकर मामले चल रहे थे तो इस दौर में एक ख्याल ऐसा था अपने लोगों में, एक सूझबूझ समझदारी जो अपने लोग दिखाते हैं, उनका ये कहना था कई को रखना अपने बच्चों ने भी स्टेटस, क्या जरूरत है स्टेटस रखने की, क्या स्टेटस रखने से होने वाला है? तो सवाल ये था कि उसमें गलत क्या है वो ढूंढो और उसमें की गलती को दूर करना जरूरी है। वो पूरी की पूरी एक्शन गलत नहीं साबित कर सकते, क्योंकि स्टेटस क्यों नहीं रखेंगे हम? कोई भी इशू के ऊपर किताब क्यों नहीं लिखेंगे हम? किसी भी तारीखी शख्सियत के ऊपर तकरीर क्यों नहीं करेंगे हम? किसी भी हीरो को हीरो क्यों नहीं कहेंगे हम? क्योंकि ये कहने का, ये लिखने का, ये बोलने का, ये स्टेटस रखने का हमको इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, हक देता है, इख्तियार देता है, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। पूरी एक्शन को अगर आप जड़ से खारिज कर रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। तो उसमें गलती क्या हुई है वो ढूंढना अलग बात है। आप अपने हीरो को हीरो बोल रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के हीरो को गलत बोल रहे हैं, अपने हीरोज के पैरों में बता रहे हैं, तो ये अलबत्ता गलती है। उतनी गलती को दूर करो, लेकिन स्टेटस रखने से रोक देना ये हमारी समझदारी नहीं है, क्योंकि आज आप अपनी स्टेटस की आज़ादी को गंवा दोगे, आज आप अपनी कलम की आज़ादी को गंवा दोगे, आज आप अपनी बात करने की आज़ादी को गंवा दोगे, तो याद रखो आपको अपने अकीदे और अपनी शिनाख्त से मिटा दिया जाएगा और आपको तब अपने अकीदे की बात भी रखने के लिए मोहलत नहीं दी जाएगी। यही साजिश के ज़रिए आपके ऊपर लगाम कसने की साजिश की जाती है, इसलिए इसको पहचानना ज़रूरी है।
तो क्या गलत है भाई? अगर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के फोटो को इस्तेमाल करता है तो उसमें गलत क्या है? ये हमको भी सोचने की जरूरत है। अगर उसमें कोई गलत है तो क्या गलत है? जैसा मैंने कहा कि हमारे हीरो है, ये बोलने का हमारा इख्तियार है, और हमारे हीरो है, ये बोलने का ज्यादा इख्तियार टीपू सुल्तान के मामले में इसलिए भी हमको आता है क्योंकि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, आपको पता है कि आज़ादी के साथ में बंटवारा हुआ था, और बंटवारे के वजह से हिंदू मुस्लिम के फिसाद हुए थे, कत्ले आम हुए थे। इतना बदनुमा दाग हमारे बंटवारे का अपने आज़ादी से जुड़ा हुआ है, और आज़ादी के जश्न के साथ बंटवारे का दाग है। और वो बंटवारे के माहौल में ऐसी नफरत की फिजा थी कि जब हिंदू और मुसलमानों में एक बहुत बड़ा टकराव था, उस दौर में इस मुल्क का आईन लिखने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की सदारत में ड्राफ्ट कमेटी कर रही थी। और जब ये मुल्क का आईन लिखा गया, इस मुल्क का संविधान लिखा गया, इस संविधान की जो मूल प्रत है, जो ओरिजिनल कॉपी है, उसके अंदर इस मुल्क की सैकड़ों हजारों सालों की तारीख को, उसकी विरासत को संविधान के किताब में जगह देने की बात हुई। और जब उसमें जगह देने की बात हुई तो हमारे हमवतन भाइयों के अकीदों को भी, उनके आइडियोलॉजी को भी, उनके हीरोज को भी उस संविधान में जब जगह दी जा रही थी, तब मेरे और आपके बुजुर्गों को भी उसमें जगह दी गई थी। और उस संविधान के अंदर जिसमें प्रभु राम की तस्वीर मानते हैं हमारे अक्सरियत वाले भाई, हमारे हमवतन भाई जिनको प्रभु मानते हैं, वो श्री राम की भी तस्वीर है, जिनको प्रभु मानते हैं वो श्री कृष्ण की भी तस्वीर है, जिनको इस राष्ट्र का सम्राट मानते हैं उन सम्राट अशोका की भी तस्वीर है, उसमें तथागत गौतम बुद्धा की भी है, उसमें महावीरा की भी है। लेकिन साथ ही साथ मेरे और आपके बुजुर्गों को भी उस संविधान के अंदर जगह दी गई, और उस संविधान की किताब में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और मुस्लिम बादशाह अकबर की भी तस्वीर रखी गई है, और वो संविधान की मूल प्रत में छपी हुई है। इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का कायदा कानून जो बना है वो संविधान के अधीन रहकर बना है। जिस संविधान के अधीन रहकर ये मुल्क के कानून बनते हैं, ये मुल्क की व्यवस्था चलती है, इस मुल्क का निजाम चलता है, इस मुल्क का सिस्टम चलता है, उसकी जो जड़ संविधान है, उस संविधान के अंदर टीपू सुल्तान की तस्वीर है। अगर संविधान में टीपू सुल्तान की तस्वीर है तो उस तस्वीर को स्टेटस पे रखना, गाड़ी पर लगाना, या उस स्टेटस को सामने लाना, या उस हीरो की तारीख को लिखना, पढ़ना या बोलना गुनाह नहीं हो सकता। लेकिन इस इख्तियार को आप अपने अधिकार को जानकर अगर इस्तेमाल करोगे तभी आपका ये अधिकार साबित रहेगा, नहीं तो एक दौर आएगा कि आपके अकीदों के इजहार पे भी आपको पाबंदी लगा दी जाएगी। इसलिए ये चीज़ों को जानना ज़रूरी है। टीपू सुल्तान की जो तारीख है, सैकड़ों बादशाह हुए होंगे, हजारों राजा हुए होंगे, हजारों मुस्लिम राजा भी हुए होंगे, लेकिन उन हजारों राजाओं के अंदर क्या वजह है कि हजरत टीपू सुल्तान का खत सबसे ऊंचा माना जाता है। कई राजा होंगे, टीपू सुल्तान की जो सल्तनत थी वो मैसूर की रियासत थी। टीपू सुल्तान ने कभी दिल्ली के तख्त पे दावा किया ऐसा मैंने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, लेकिन जिन्होंने दिल्ली पे दावे किए उनकी तारीख, उनको नौजवान अपना हीरो नहीं मानते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान को अपना हीरो मानते हैं। टीपू सुल्तान की राजवट को खाली मुसलमान नहीं तो दिगर नॉन मुस्लिम लोग भी, हमारे हमवतन भाई भी टीपू सुल्तान की तारीख के ऊपर फख्र करते हैं। एक इंडियन हीरो बोलकर टीपू सुल्तान को माना जाता है। आज मैंने आपको कहा संविधान के अंदर जब ये शामिल किया गया, मुसलमानों के बारे में नफरत का माहौल तब भी था, लेकिन ऐसे माहौल में भी संविधान की मूल प्रत के अंदर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने को किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। उसी तरह पूना के अंदर एक वार म्यूजियम है, वार म्यूजियम पूना में, कभी गए पूना तो जाकर देखो, मिलिट्री कंटेनमेंट एरिया में वार म्यूजियम है। उस वार म्यूजियम के अंदर टीपू सुल्तान के स्टैचू से लेकर उनके सभी जंगो सामान जितने भी थे वो सामान की भी वहाँ नुमाइश है, और उनकी तारीख भी वहाँ लिखी हुई है। यानी इतने फख्र का मकाम अपने मुल्क को, अपने माजी के लिए
अता करने का काम टीपू सुल्तान की कारकिर्द ने किया है। वो वार जोन के अंदर जाकर देखिए, म्यूजियम के अंदर, कि वहां पे बड़े फख्र के साथ टीपू सुल्तान की तारीख का जिक्र किया गया। तो फिर टीपू सुल्तान के स्टेटस को या उनकी बात को नकारने के लिए हमको किसी से डरने की और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए आपको कहना चाहता था कि क्यों टीपू सुल्तान को इतना आला मकाम है। इसलिए कि टीपू सुल्तान से उनको तकलीफ क्या होती है और तकलीफ किसको है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं बचपन से लेकर अब तक मैंने हमवतन भाइयों के बीच में मैं पला बड़ा हूं, छोटे से बड़ा हुआ। मेरे ज्यादातर दोस्त जो है वो दिगर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ऐसे बड़े दोस्त अहबाब है, मेरे भी है, सरफराज साहब के भी। लेकिन मैं यकीन के साथ आपको कहता हूं, मेरे तजुर्बे से कहता हूं, एक बहुत बड़ी तादाद है हिंदू समाज में भी, ओबीसी समाज में भी, जिनको टीपू सुल्तान से कोई गिला नहीं है। उल्टा कई ऐसी संगठन है जिन्होंने टीपू सुल्तान के कारकिर्द को अपने कैडर कैंप का सब्जेक्ट बनाकर पढ़ाया हुआ है। मैं समझता हूं कि संभाजी ब्रिगेड के कई प्रोग्राम्स के अंदर टीपू सुल्तान की कारकिर्द को कैडर की ट्रेनिंग के टॉपिक के तौर पे भी रखा गया है। तो सब नफरत नहीं करते हैं, वो नफरत करते हैं जो टीपू सुल्तान की बराबरी करने का ख्वाब नहीं देख सकते। वो लोग हैं जो टीपू सुल्तान से इतराज करते हैं, क्योंकि उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनके पास में कोई हीरो नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि अपने मुल्क के अंदर एक कैंसर का कीड़ा जैसा लग जाता है इंसान के जिस्म को, वैसे भारत को, अपने देश को एक कैंसर का कीड़ा लगे वाला है। जो कीड़ा चड्डी पहन के घूमता है, जिसको चड्डी गैंग बोलते हैं, जिसको आरएसएस बोलते हैं, एक छोटी सोच के नफरत फैलाने वाली तंजीम है। और वो जो आरएसएस एक नफरत का कीड़ा है, कैंसर का कीड़ा लगा है, इन लोगों के पास में इतनी मॉडर्न एज है आज कि आपके हथेली पर पूरी दुनिया आ गई है, छोटे से 2-3 इंच के मोबाइल में। इतने मॉडर्न एज के अंदर भी इनको जब बादशाहत मिलती है तो गटर के अंदर, नाली के गटर में से गैस बनाने की सोच रखते हैं। और 17वीं टीपू सुल्तान नहीं है। बहुजनों के जितने भी हीरो हैं वो किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन जो वर्ग अपने हीरो को ताकत के साथ सामने लाता है, मजबूरन उनको उनके बारे में खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। लेकिन उनकी खामोशी के मायने ये नहीं है कि वो उस महामानव को, उस हीरो को मानते हैं। ये साफ झूठ है। माजी में हमने देखा है आरएसएस के जैसी मनुवादी, संघीवादी मानसिकता के लोगों ने हमेशा हर बहुजन, जितने भी बहुजन महामानव या बहुजन हीरो हुए हैं, उनके बारे में झूठी, विकृत और टेढ़ी एक इतिहास और तारीख लिखने का काम किया हुआ। और ये सारी चीजें आपको जो मिलेगी 1857 के बाद लिखे गए अंग्रेज और ब्राह्मण्यवादी लेखकों की किताबों में ही आपको ये बीमारी मिलेगी। 1857 के पहले हमारे किसी भी हीरो के खिलाफ लिखा हुआ कोई सबूत आपको नहीं मिलेगा। ये सब 1857 के बाद में अपने बहुजनों के, खास तौर से हिंदू मुस्लिम के अंदर झगड़े लगाने की तारीख, ये चड्डी गैंग की जो विरासत थी पहले आरएसएस बनने के पहले भी इनकी चली आ रही है। तो उनके बुजुर्गों ने, ये चड्डी गैंग वालों ने उस दौर से हमेशा हमारे बहुजनों के खिलाफ में ऐसी कुछ छेड़छाड़ करने का और शरारत करने का काम किया हुआ है। 1857 के बाद इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों को यह दिख गया था कि इस मुल्क की एकजुटता रहेगी तो राज नहीं करेंगे। उनको तो फोड़ो और राज करो करना था, लेकिन उसके लिए उन्होंने मदद ली कुछ ऐसे तारीख का काम करने वाले लोगों की, जिनको उन्होंने संस्कृत की किताबों के अंदर ट्रांसलेशन कराकर अंग्रेजी में, और फिर अंग्रेजी किताबों को ट्रांसलेट करके मुख्तलिफ जुबानों में कुछ किताबें लिखकर झूठ पेरा गया है। मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से सरफराज सर आपको बताएंगे टीपू सुल्तान के ताल्लुक से जो झूठ फैलाया जाता है कि इतने करोड़ ब्राह्मणों को उन्होंने काट दिया। अरे पूरी की पूरी मुल्क की आबादी उतने करोड़ की नहीं थी जितने करोड़ का आज उन्होंने दावा करते हैं। इसलिए ऐसे कई झूठ है, फरेब है जो फैलाए गए। लेकिन मैं ये आपको एहसास कराना चाहता हूं कि ये मुल्क के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर जिनको
कुलदैवत मानते हैं हमारे हमवतन भाई। इस महाराष्ट्र की जिनको अस्मिता माना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख भी ब्राह्मण्यवादियों ने सही नहीं लिखी है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख लिखने वालों ने सही नहीं लिखी है, उसमें अगर उन्होंने शरारतें की है, तो मुस्लिम हीरो की तारीख है वो कैसे सही लिख सकते हैं? ये चीज हमको समझने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने झूठी और गलत तारीख पढ़कर हमारे हीरोज के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम किया है। उसका जवाब यही हो सकता है कि सच्ची तारीख को जानकर पढ़कर हमको उनको सही अंदाज में जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जवाब देने के मायने ये नहीं है कि आप आधे इल्म के बेस पर किसी से आप डिबेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको पूरी बात जानकर जवाब देना लाजमी है। और अगर पूरी बात जाननी है तो मुख्तलिफ जुबानों में लिखे गए हमारे बुजुर्गों के तारीख को पढ़ना जरूरी है। उनके यौम पैदाइश या ऐसे किसी भी बहाने पर ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, और इन प्रोग्राम्स के जरिए बेदारी लाना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमको जानकारी मिलेगी नहीं, हम किसी झूठे और फरेब को मिटाने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन डर कर घर में बैठ जाना, स्टेटस लिखने से मना कर देना, हाँ ये जरूर बोलिए कि हमारा दीन भी बोलता है, हमारे दीन की सीख है, इस पर हमारे वही उतरी हुई है कि आप उनके खुदाओं को गलत मत बोलो, नहीं तो वो तुम्हारे खुदाओं को गलत बोलेंगे। इस वही को मानने वाली कौम है हम, इसलिए हम अपने अकीदों की जितनी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे दिगर तो समाज के जो उनके अकीदे हैं उसका भी अवमान करने की सीख मजहब इस्लाम नहीं देता है। इसीलिए हमको अपने उस दीन के उस आयत के ऊपर अमल करना है, हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों पे अमल करना है। इसलिए हमको उनके हीरो को छोटा आंकने का हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारा हीरो है और हीरो बड़ा है, वो आपको बोलने का पूरा इख्तियार है, और वो इख्तियार को साबित रखना जरूरी है। इसलिए बिना किसी से दबे, बिना किसी से डरे हमको इस तारीख को जिंदा रखना है। आखिर में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि टीपू सुल्तान की एक लाइन को बार बार बोला जाता है, लेकिन वो लाइन के मायने निकाल लीजिए कि एक मायना ये है। पहले तो एक मिसाल देता हूं आपको, छोटी सी, 5 मिनट में मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूं। एक मिसाल देता हूं कि भारत के अंदर एक ऐसा कहा जाता है कि सर्कस के अंदर शेरों को पहले इस्तेमाल करते थे, और एक कानून बन गया कि सर्कस में शेर का इस्तेमाल खत्म कर दो, और उसका इस्तेमाल खत्म कर दिए, पूरे सर्कस में के शेर पकड़ के लाए। तो मंत्री को बोले भाई अभी 18 शेर जमा हो गए, बोले क्या करने का? बोले जाओ इसको पश्चिम बंगाल के जंगल में छोड़ दो। कलकत्ता के आगे जंगल में लिया के 18 शेरों को, सर्कस में से लाने वाले शेरों को छोड़ दिए। 4-6 महीने के बाद मिनिस्टर को ख्याल आया कि अरे यार अपने 18 शेरा लाए थे बोले, और वो 18 शेरा क्या हो गए? जंगल में छोड़ दिए। अब बोले 6 महीने के बाद में उन्होंने हुक्म दिए कि वो 18 शेरों की जानकारी लो किस हाल में है। तो फिर एक कमीशन गया, उसने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दिया कि साहब 18 में के 12 शेर मर गए, 6 शेर बचे वाले हैं। कितने शेर बचे? 6, और वाले 12 बोले मर गए। ऐसे कैसे मर गए? बोले उसके ऊपर कमेटी बिठा, उसकी जांच करो बोले। फिर एक कमेटी बैठी, उसने जांच किया और सरकार को रिपोर्ट दिया, कहा कि जंगल का एक कानून है, जंगल में शेर को शिकार करके खाना पड़ता है, और सर्कस में उसको कटा हुआ जानवर का गोश्त परोसा जाता था, रेडीमेड गोश्त दिया जाता था। इसलिए सर्कस में रेडीमेड गोश्त खाने का आदी हो गए वाले शेर को जब जंगल में छोड़ दिया गया, तो उसके अंदर शिकार करने की जो उसकी सलाहियत है वो खत्म हो चुकी थी। वो शिकार कर नहीं सका, इसलिए खा नहीं सका, इसलिए वो भूखा मर गया। और ये शेर के अंदर खूबी होती है। शेर वो नहीं होता जो कटे हुए मरे हुए जानवर को खाए, शेर वो होता है जो अपने खुद की शिकार करके खाता है, वरना भूखा रह जाता है। इसीलिए कहा गीदड़ की और शेर की मिसाल इसलिए क्योंकि गीदड़ एक ऐसा परिंदा है, गीदड़ एक ऐसा जानवर है जो जिंदा पे नहीं मुर्दा को नोचता है, मुर्दों का गोश्त खाने वाला जानवर गीदड़ होता है। इसीलिए कहा गया है कि गीदड़ की 100 साल के जिंदगी से बेहतर है एक दिन की शेर की जिंदगी जियो। और ये फरमान टीपू सुल्तान का हमारे लिए
एक अहम संदेश है कि अगर डर कर दब कर अगर जिंदगी गुजारनी है तो आप भी वो सर्कस के शेर या गीदड़ हैं जिनको मरा हुआ कटा हुआ जानवर का गोश्त मिलेगा तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो खुद की शिकार करने की अपनी हमारी सलाहियत को भूल जाओगे तो आप भूखे मर जाओगे। इसलिए उन्होंने मिसाल गीदड़ की नहीं दिए, शेर की दिए कि एक दिन की शेर की जिंदगी जीने की सीख, इंस्पिरेशन टीपू सुल्तान ने जो दी हुई है वो आज आपको ये रखना है कि हम किसी को छोटा आंकने के लिए, हम किसी पे जुल्म करने के लिए अपनी ताकत का एहसास नहीं दिलाते हैं, लेकिन हमारी ताकत इस बात की दलील है कि हम पर किसी का जुल्म नहीं चल सकता है, हम किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और जालिम के हाथों को रोकने की ताकत अपने अंदर लाना ये आज के दौर की और वक्त की जरूरत है। इसलिए नौजवानों को आपको ये तरबियत करनी पड़ेगी, अपने घर में बच्चों को ये आदत डालनी पड़ेगी कि टीपू सुल्तान चौक में रात के 2-2, 3-3 बजे तक सिगरेट और गुटखे और चाय के दौर कौर करने से आप टीपू सुल्तान के उम्मती या उसके विरावारिस नहीं बन जाओगे, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं बनोगे। आपको अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती, अपने अमाल और अपने किरदार की ऊंचाइयों से आपको टीपू सुल्तान के अपनी विरासत को निभाना है और टीपू सुल्तान का वारिस मोटरसाइकिल पे या कार पे टीपू सुल्तान की फोटो लगाने से नहीं, तो उनकी उस इंस्पिरेशन को हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा कि एक बहादुर की जिंदगी गुजारनी है तो आपको जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पे भी, तालीमी तौर पे भी और माशी तौर पे भी एक मजबूत कौम बनना पड़ेगा। और मजबूत कौम बने बगैर आप गीदड़ के बजाय शेर की जिंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम ऑर्गेनाइजर को इस मौका बनाने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम लोगों जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम के आखिर तक बैठने के इरादे से जो लोग यहाँ रुके हैं, आप लोग आज के प्रोग्रामी के कामयाबी की वजह हो और ये प्रोग्राम अगर कामयाब हुआ है तो इनकी मेहनत को आप लोगों ने यहाँ मौजूद रहकर जो तायद दी है उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का